Hey guys, welcome back to my channel Self Analysis and I am Sasi Preeti। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का नया चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मीन्स ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करता है और ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है और क्या रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बिना देरी किए हुए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग है हमारा क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है। क्या रिप्रोडक्शन के बिना ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है? क्या रिप्रोडक्शन के बिना ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता? इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम जानते हैं पहले कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मीन्स रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ biological process by which living organisms produce new individuals of their own kind and maintain their existence generation after generation। इसके कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसे एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। और रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? तो मेंटेन करने के लिए, मीन्स वो अपने जनरेशन को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ये हो गया कि रिप्रोडक्शन हम क्यों करते हैं। ये इसका मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो जनरेशन है वो मेंटेन रहे। हमारा जो जनरेशन है वो मेंटेन रहे। अगर आप मान ले एक स्पीसीज है, उसने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया है। और छोड़ क्यों दिया है? क्योंकि उसे एक अच्छा क्लाइमेट नहीं मिल रहा है, तो उसने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया। उसे सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो उस स्पीसीज ने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो इस अर्थ से एक्सटिंक्ट कर जाएगा, मीन्स विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि वो अपने जनरेशन को मेंटेन रख सके। और अब हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में कि लाइफ के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? एक्सक्रेशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये चारों लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिना रिस्पायरेशन, बिना डाइजेशन, बिना सर्कुलेशन और बिना एक्सक्रेशन, इन सब के बिना हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर हम रिस्पायरेशन करना छोड़ देते हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हम डाइजेशन करना छोड़ देते हैं तो जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, एक्सक्रेशन नहीं होगा, तो हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन करना छोड़ दें, रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। रिप्रोडक्शन क्या है? लाइफ प्रोसेसेस का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो ऐसा नहीं है कि हम जीवित नहीं रह सकते। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो इससे उसके लाइफ में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उसके लाइफ स्टाइल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये सिर्फ हमारे लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम ये जान चुके हैं अब कि हमारे लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है या नहीं। और रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हम मेंटेन रखना चाहते हैं अपने जनरेशन को।
अगर ह्यूमन की बात करें, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पूरे ह्यूमन जितने भी ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन करना अगर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे अर्थ पर से ह्यूमन एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, मीन्स विलुप्त हो जाएंगे, ह्यूमन का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसलिए ह्यूमन क्या करते हैं, कोई भी स्पीसीज हो, ह्यूमन ही नहीं कोई भी स्पीसीज हो, वो अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए ही रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं ताकि उनका जो वो एक्सटिंक्ट ना कर पाए, विलुप्त ना हो पाए, वो जैसे अर्थ पे हैं वैसे ही रहे, अपने जनरेशन को मेंटेन रखें, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करके। तो इसलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और अगले वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं अगले में। तो हमारा अगला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट बिना किसी गैमेट के फॉर्मेशन या फ्यूजन के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इसके कहने का क्या मतलब है? When offspring is produced by a single parent without the formation of and fusion of gametes, means एक सिंगल पेरेंट है, मीन्स इस रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और एक नए इंडिविजुअल को, नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। और कैसे प्रोड्यूस करता है? बिना फॉर्मेशन के, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। हम आगे चलकर बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं। दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। और जब दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूजन जब दोनों का होता है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये हम आगे देखेंगे। तो आज हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो सिंगल पेरेंट के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है बिना गैमेट के फॉर्मेशन और फ्यूजन के, उसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं जो सिंगल पेरेंट के द्वारा ही रिप्रोड्यूस किए जाते हैं ऑफस्प्रिंग। तो इसका सबसे पहला टाइप है फिजन। फिजन क्या है? फिजन है, इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसके कहने का मतलब है कि फिजन का मतलब है एक पेरेंट बॉडी है जिससे दो या दो से अधिक डॉटर इंडिविजुअल डिवाइड हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं? वो कार्बन कॉपी ऑफ हर पेरेंट, मीन्स कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के। एक पेरेंट बॉडी है जिससे दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल डिवाइड कर जाते हैं और डिवाइड करने के बाद पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद जब वो नए इंडिविजुअल्स में बन जाते हैं, डॉटर इंडिविजुअल्स में बन जाते हैं, तब वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मीन्स पेरेंट की तरह ही दिखते हैं। तो फिजन ये हो गया कि ये सिंगल पेरेंट है और सिंगल पेरेंट में से जो बॉडी पार्ट है वो दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड कर गया, तो वो हो गया फिजन। और फिजन के भी दो टाइप्स होते हैं। फिजन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। तो पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या है? इन दिस पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, ईच हाफ्स फॉर्म एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड करता है दो हाफ्स, मीन्स दो टुकड़ों में डिवाइड कर जाता है। और दो टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद जो प्रत्येक हाफ्स होता है, मीन्स प्रत्येक जो आधा आधा जो दो टुकड़ों में बट गया, वो क्या करता है? इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, मीन्स वो अलग अलग डॉटर ऑर्गेनिज्म बना लेता है।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड प्लानेरियस। आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो अमीबा के एक पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा के बाद ये देखिए दो डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो गया, दो डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो गया और वो डिट्टो अपने पेरेंट की तरह ही दिखेगा, आइडेंटिकल टू हर पेरेंट। तो वो इसे ही हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसमें एक पेरेंट बॉडी दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मीन्स अलग अलग हो जाता है। अलग अलग होने के बाद डिट्टो कार्बन कॉपी ऑफ हर पेरेंट हो जाता है और वो पेरेंट की तरह ही दिखता है। अब चलते हैं मल्टीपल फिजन की तरफ। तो मल्टीपल फिजन क्या है? मल्टीपल फिजन है, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड कितने पार्ट्स में करता है? बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर जाता है। एक पेरेंट बॉडी है वो बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर जाता है, इसे ही हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर क्या है? मेनी न्यूक्लियाई कंटेन अ इन सिस्ट। और इसके बाद क्या होता है? ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने के बाद सिस्ट जो है ब्रेक कर जाता है और ढेर सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? एक पेरेंट बॉडी था, वो डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसे ही हम मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो हो गया हमारा मल्टीपल फिजन। अब हम आगे देखेंगे। तो आगे हमारा है दूसरा फ्रैगमेंटेशन। क्या है हमारा दूसरा? फ्रैगमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब है, फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है? एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी तो एसेक्सुअल का ही पार्ट है, ये भी फ्रैगमेंटेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट करेगा, इसमें कोई भी डबल पेरेंट का पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें क्या होता है? एक पेरेंट बॉडी होता है, वो दो या दो से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक पेरेंट बॉडी है जो दो या दो से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। और जो फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया, अलग हो गया, वो अलग होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसे ही हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एक पेरेंट बॉडी दो या दो से ज्यादा फ्रैगमेंट में डिवाइड कर गई, टूट गई, ब्रेक कर गई और उसके बाद नए जो फ्रैगमेंट था, ईच फ्रैगमेंट से वो एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसे ही हम फ्रैगमेंटेशन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पॉन्जेस, स्पायरोगायरा। ये दो एग्जाम्पल है इसका, स्पॉन्जेस, स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा का इमेज है। फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। एक स्पायरोगायरा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद वो नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगी। अब चलते हैं आगे तीसरे पार्ट में, एसेक्सुअल का रीजेनरेशन। रीजेनरेशन किसे कहते हैं? रीजेनरेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी पार्ट लिया जाता है, अगर उसे हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं पूरे बॉडी का, तो वो जो कटा हुआ पार्ट है उसके बाद वो एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है। अगर हम उसके बॉडी को काट दें और काटने के बाद वो उसे अलग अलग हिस्सों में रख दें, अलग अलग जगहों पे रख दें, तो फिर बाद में वो क्या करेगा? जो पार्ट्स कटा हुआ था उसे वापस से वो रीजेनरेट कर लेगा। तो इसे ही हम रीजेनरेशन कहते हैं। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। तो रीजेनरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म from a small fragment or the replacement of the lost part। एग्जाम्पल क्या है? प्लानेरिया। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक प्लानेरिया है। प्लानेरिया के तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है।
हेड अलग कर दिया गया है, मिडिल पार्ट अलग कर दिया और टेल अलग कर दिया गया है। अलग करने के बाद ये क्या कर रहा है कि हेड हेड जो है, हेड से वो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। फिर अगर टेल है इसका, तो टेल से पूरे बॉडी का फॉर्मेशन, जो लॉस्ट पार्ट हो गया है उसे वापस से रीजनरेट कर रहा है। वो वापस से क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है लॉस्ट पार्ट्स का। वो जो लॉस्ट हो गया है पार्ट्स, उसे वापस से रीजनरेट कर रहा है, इसे ही रीजनरेशन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। वैसा प्रोसेस जिससे अगर एक होल बॉडी को ढेर सारे फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया जाए और वो जो लॉस्ट पार्ट है वो वापस से रीजनरेट कर ले, तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर है बडिंग। क्या है, बडिंग। तो बडिंग किसे कहते हैं, formation of a daughter individual from a small projection, the bud arising on the parent body is called budding। इसके कहने का मतलब है, एक पेरेंट बॉडी है, उसमें एक स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन उग गया है, प्रोड्यूस हो गया है और एराइज कर गया है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे बड़ा होने के बाद वो क्या होता है, वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है। पेरेंट बॉडी से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। और फिर सेपरेट होने के बाद वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है, मीन्स नए डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। एक छोटे से बर्ड लाइक प्रोजेक्शन से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है, बन जाती है। तो उसे ही हम बर्डिंग कहते हैं। क्या हुआ, ये बर्ड है, एक बर्ड है, बर्ड से धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। अब बड़ा होने के बाद जब वो एक स्टेज पे आने के बाद वो अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट कर जाता है। और सेपरेट करने के बाद एक नए डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसे ही हम बर्डिंग कहते हैं। एक बर्ड से ही फॉर्मेशन हुआ एक नए डॉटर ऑर्गेनिज्म का, तो इसे ही हम बर्डिंग कहते हैं। तो इसका सुटेबल एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा इसका सुटेबल एग्जाम्पल है। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर। ये भी एसेक्सुअल का ही पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो अब हम इसे देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स सच एज बर्ड्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स etc। अब इसके कहने का मतलब है कि एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है, एक पेरेंट प्लांट है, वो नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। और वो फॉर्मेशन कैसे करता है, एक वेजिटेटिव यूनिट से। और वेजिटेटिव यूनिट्स किसे कहते हैं, तो वेजिटेटिव यूनिट्स किसे कहते हैं, बर्ड्स को कहते हैं, ट्यूबर्स को कहते हैं, राइजोम्स को कहते हैं। तो इसके कहने का पूरा मतलब है कि न्यू प्लांट का एक फॉर्मेशन हो रहा है, जो किससे हो रहा है, वेजिटेटिव यूनिट से, जो बर्ड है, राइजोम्स है। मीन्स इसमें कोई भी वेजिटेटिव यूनिट, प्लांट का जो वेजिटेटिव यूनिट होता है उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप बर्ड, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि एक लीफ है, लीफ से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक बर्ड है और बर्ड से ही एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक वेजिटेटिव यूनिट हुआ। ये लीफ है, लीफ से ही एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ढेर सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे ही हम वेजिटेटिव यूनिट कह देंगे। इसका, इस प्लांट का ये वेजिटेटिव यूनिट है, तो इसे ही हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब आगे देखते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप के होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल प्रोपगेशन होता है और एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होता है। तो अब देखते हैं आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन किसे कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, पहले देखते हैं नेचुरल प्रोपगेशन। नेचुरल प्रोपगेशन में क्या है, नेचुरल प्रोपगेशन किस किस द्वारा हुआ किया जाता है। तो ये लीफ के द्वारा भी होता है, एक वेजिटेटिव यूनिट है ये। और बाय रूट होता है, ये भी एक वेजिटेटिव यूनिट है। और बाय स्टेम होता है, ये भी एक वेजिटेटिव यूनिट ही है।
एक वेजिटेटिव यूनिट से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करना ही नेचुरल प्रोपगेशन होता है। एक वेजिटेटिव यूनिट से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करना उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, और ये नेचुरली हो रहा है तो उसे नेचुरल प्रोपगेशन कहते हैं। तो बाय लीफ कैसे हुआ? एक लीफ है और लीफ से ढेर सारे नए बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ढेर सारे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इसका वेजिटेटिव यूनिट लीफ हो गया। इसका वेजिटेटिव यूनिट लीफ हो गया। ये किसका एग्जांपल है? इसका क्या नाम है? इसका नाम ब्रायोफाइलम। इस प्लांट का नाम ब्रायोफाइलम है, जो अपने लीफ से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रही है। अब ये रूट है, तो ये क्या है? स्वीट पोटैटो का इमेज है, और ये स्वीट पोटैटो एक रूट है। स्वीट पोटैटो क्या है? एक रूट है। और पोटैटो आपने देखा होगा, पोटैटो एक स्टेम है, तो कंफ्यूज नहीं हुआ है कि पोटैटो स्वीट पोटैटो क्या है। स्वीट पोटैटो एक रूट है और पोटैटो एक स्टेम है। तो अब आगे चलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या है? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन 4 टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कितने टाइप के होते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन 4 टाइप के होते हैं। एक कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जो ये प्रोपगेशन ह्यूमन के द्वारा किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं प्लांट्स में ह्यूमन के द्वारा, इसे ही आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहते हैं। और नेचुरल प्रोपगेशन क्या था? वो नेचर के द्वारा खुद ब खुद उसमें चेंजेस आ रहे थे, और ये जो आर्टिफिशियल है वो ह्यूमन के द्वारा इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं ह्यूमन के द्वारा। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी शामिल है। और वो नेचुरल प्रोपगेशन था जिसमें नेचर का ह्यूमन का कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं था, और इसमें ह्यूमन एक्टिविटी शामिल है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे है कटिंग। ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का एग्जांपल है। पहला कटिंग है, टाइप है। पहला कटिंग है। कटिंग का एग्जांपल क्या है? रोज। आपने देखा होगा कि एक अगर रोज है, एक पेरेंट प्लांट है रोज का, उसके स्टेम को, ढेर सारे स्टेम को लेकर अगर सॉइल में डीप कर दिया जाता है अलग अलग जगह पर, तो वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। मीन्स एक स्टेम से नए प्लांट का फॉर्मेशन ही कटिंग करने के बाद एक नए प्लांट का फॉर्मेशन। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज में कैसे शामिल है? जब तक ह्यूमन कट नहीं करेगा तब तक, और जब तक ह्यूमन कट नहीं करेगा और जब तक ह्यूमन सॉइल में इसे डीप नहीं करेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें ह्यूमन एक्टिविटी फुल्ली शामिल है। तो इसलिए कटिंग क्या है? एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है। कटिंग क्या है? एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है। और जनरली इसका एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल कटिंग का रोज। आप ये घर में एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। एक रोज प्लांट है, रोज प्लांट से आप स्टेम काट कर दूसरे पॉट में लगा दे तो वो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, और बहुत ही जल्दी कर लेती है। और इससे फायदा होता है कि ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है, और ये जल्दी से अच्छी तरीके से कम समय में अच्छे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यही इसका है, कटिंग का एग्जांपल है रोज। अब हमारा दूसरा है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग का एग्जांपल क्या है? मैंगो, एप्पल, लेमन। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक सेम स्पीसीज के प्लांट को लिया जाता है, और सेम स्पीसीज के प्लांट को लेने के बाद दोनों को अपोजिट साइड से कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद दोनों को रैप कर दिया जाता है। और रैप इसलिए किया जाता है ताकि जो प्लांट है उसके जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो आपस में एक्सचेंज हो। एक्सचेंज होने के बाद ये क्या होगा? ये जुड़ जाएंगे, ज्वाइंट कर जाएंगे। जब इसे रैप्ड कर देंगे, अच्छे से रैप्ड कर देंगे, तो फिर कुछ दिनों के बाद ये क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे। और ज्वाइंट होने के बाद ये फिर जो वैरायटी उगेगी नए प्लांट में, इसी प्लांट से अगर हमने दो प्लांट की स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट लिए और दोनों प्लांट को ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट करने के बाद जो
फ्रूट उगेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो एक तीसरा, दोनों का मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, दोनों का मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। तो इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये ह्यूमन के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि एक नए वैरायटी का फॉर्मेशन हो सके, अच्छे वैरायटी का फॉर्मेशन हो सके, और कम समय में इसे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, कम समय में इसे अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। अब आगे हम देखते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। तो हमारा तीसरा है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का लेयरिंग। और लेयरिंग क्या है? लेयरिंग का एग्जाम्पल क्या है? जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी। तो लेयरिंग में क्या होता है कि एक आप प्लांट लेते हैं और प्लांट को जो, और ये लेयरिंग जो होता है वो जनरली स्टेम वाले प्लांट्स में, जिनका जो स्टेम है वो बहुत ही लचीला होता है, सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स के में ही ज्यादातर ये होता है, लेयरिंग होता है। और इससे क्या किया जाता है, अगर किसी प्लांट का स्टेम है, अगर उस प्लांट के स्टेम को सॉइल में डीप कर दिया जाए, अगर एक प्लांट, स्ट्रॉबेरी का प्लांट ले लेते हैं, जैस्मिन का प्लांट ले लेते हैं, और प्लांट को लेने के बाद उसका जो स्टेम होता है, उसके स्टेम को आप लेकर अलग नहीं अभी करना है, आप पेरेंट प्लांट का, जो पेरेंट प्लांट है उससे उसके स्टेम को लगे हुए रहने देना है, और साइड में उस पे अगर हम सॉइल से उसके स्टेम को ढक देते हैं, सॉइल से ढक देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो आपने सॉइल से स्टेम को ढका था उसमें कुछ रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रूट का फॉर्मेशन होने के बाद तब आप उस प्लांट को पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर देंगे तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग पौधे में अलग पॉट में लगा सकते हैं, अलग फील्ड में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सेम वेराइटी के और अच्छी क्वालिटी का प्लांट आपको मिल सकता है। इसलिए लेयरिंग किया जाता है ताकि आपको सेम ही वेराइटी की, जो आप चाह रहे हैं, जो आप वेराइटी चाहते हैं, उसी वेराइटी के आपको प्लांट मिलेंगे, उसी वेराइटी का क्या होगा, आपको प्लांट मिल जाएगा। इसलिए लेयरिंग किया जाता है। और लेयरिंग और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का काम इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो सीड है वो सीड बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, और ये प्लांट जो है वो अच्छे वैरायटी के प्लांट को उगा सकते हैं। अगर आप सीड लेते हैं और सीड को पूरे फील्ड में बो देते हैं, बोने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, हर प्लांट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, हर प्लांट में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। तो लेयरिंग, अगर आप आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का यूज कर रहे हैं, अगर आप लेयरिंग कर रहे हैं, तो लेयरिंग करने में क्या ये फायदा होता है कि आपको सेम वैरायटी का आपको प्लांट मिल जाता है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं आएंगे। अगर आप स्ट्रॉबेरी की बात करें तो अगर आप एक फील्ड में स्ट्रॉबेरी की सीड्स को लगाते हैं, सीड को लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, खट्टे मीठे कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस आ ही जाएंगे, बहुत सारे वैरायटी के होते हैं सीड्स, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप लेयरिंग करते हैं, अगर आपके पास अच्छे वैरायटी का स्ट्रॉबेरी है, अगर आप लेयरिंग के द्वारा उसे उगाते हैं तो क्या होगा, आपको सेम वेराइटी, एग्जैक्ट वही वेराइटी आपको प्रोवाइड होगा, वही वेराइटी आपको मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। और ऐसा में सीड के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीड है वो कुछ ना कुछ चेंजेस सीड में आ सकते हैं, और सीड क्या होता है, वो बहुत ही टाइम लेता है, उगने में टाइम लेता है, जर्मिनेट होने में टाइम लेता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और लेयरिंग बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसे आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इसलिए भी किया जाता है ताकि आप कम समय में अच्छा रिजल्ट पा सके। और फोर्थ है टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, उससे टिश्यू को सेपरेट कर लिया जाता है। और टिश्यू को सेपरेट करने के बाद, टिश्यू एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, उससे टिश्यू को लिया जाता है। कोई टिश्यू को लेने के बाद उसे लैब में उगाया जाता है। और फिर जब वो एक
प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है, छोटे प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है, तो उसके बाद उसे सॉइल में डीप कर दिया जाता है, सॉइल में उगा लिया जाता है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपको डिजीज फ्री प्लांट प्रोवाइड करा सके, ताकि आपको डिजीज फ्री प्लांट मिल सके, अच्छे वैरायटी के प्लांट मिल सके, उसमें कोई भी डिजीज नहीं होगा, आप हेल्दी प्लांट होगा। इसलिए टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर क्यों नाम है? क्योंकि इसके जो है प्लांट के पेरेंट प्लांट के टिश्यू का इस्तेमाल इसमें किया गया है, टिश्यू को लिया गया है, इसलिए इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। और टिश्यू कल्चर है क्योंकि एक कल्चर मीडियम में उगाया गया है, इसलिए टिश्यू कल्चर इसका नाम है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आगे हमारा 6 नंबर, और ये लास्ट है आज की वीडियो का, ये लास्ट स्लाइड है। आपने ब्रेड देखा, अगर आपने ब्रेड देखा, अगर 2 या 3 दिनों तक आप ब्रेड को ऐसे खुले में छोड़ देते हैं, तो खुले में छोड़ने के बाद आपको ब्रेड पे कुछ ब्लैक ब्लैक पाउडर टाइप का आपको दिखेगा, ब्लैक ब्लैक पाउडरी टाइप का आपको दिखेगा, लेकिन आप उसे टच करने के बाद आपको पाउडरी लगेगा, पाउडर टाइप का लगेगा। लेकिन अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसका जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसे क्या कहते हैं? राइजोपस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राइजोपस कहते हैं। और ये एक टाइप का फंगस है, और एक टाइप का ये क्या है? फंगस है। और ये एसेक्सुअली ही प्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली ही प्रोड्यूस होती है। और क्या होता है, अगर इसे एक सही सुटेबल क्लाइमेट मिल जाएगा, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा ग्रो करने के लिए, तो ये वापस से धीरे धीरे पूरे ब्रेड में फैल जाएगा। अगर किसी एक कॉर्नर पे, ब्रेड के किसी एक कॉर्नर पर राइजोपस है, तो वो धीरे धीरे वो जो स्पोर्स होते हैं इसके, अगर अच्छा क्लाइमेट, फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है, तो वो पूरे ब्रेड में फैल सकते हैं। और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन के कहने का क्या मतलब है? फेवरेबल कंडीशन के कहने का मतलब है मॉइस्ट सरफेस। अगर इस स्पोर्स को मॉइस्ट सरफेस मिल जाता है, वो पूरे ब्रेड में फैल सकती है। और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। इसे राउंड स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं, जो बहुत सारे स्पोर को कंटेन करता है। जो क्या करता है? बहुत सारे स्पोर्स को कंटेन करता है। राउंड शेप का जो है स्ट्रक्चर का जो है उसे स्पोरेंजियम कहते हैं, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं। और स्पोर क्या होता है? अ स्पोर इज अ मिनट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक मिनट सेल स्ट्रक्चर है, और ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है। क्या है? एक रिप्रोडक्टिव सेल है। और रिप्रोडक्टिव सेल, और क्या होता है? ये स्पोरेंजियम जो है मेच्योर होने के बाद बर्स्ट कर जाता है, मीन्स फट जाता है, और फट जाने के बाद बहुत सारे स्पोर को रिलीज कर देता है, कर देता है। और अगर ये इसी स्पोर को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो पूरे सरफेस पे ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाती है, और ढेर सारे राइजोपस का फॉर्मेशन करती है। इसे राइजोइड कहते हैं, इसे स्टोलन कहते हैं, इसे स्पोर कहते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हमारा क्या होगा? हमने इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखा, वेजिटेटिव यूनिट्स को देखा कि वेजिटेटिव यूनिट्स कौन से होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, नेचुरल प्रोपगेशन, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। यानी पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने इस वीडियो में बात कर लिया है। अब जो हमारा अगला वीडियो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मीन्स जो फ्लावरिंग प्लांट है वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।
Thank you for watching.